हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो शाम के 6 बज चुके हैं और आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ की बहुत ही जबरदस्त क्लास। आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें क्योंकि अब बहुत समय बचा नहीं है, बस कुछ ही दिन बचा है। तो उन लोगों का लाभ भी लास्ट टाइम पे रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से और जो मैथ का उनका डर है वो भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन लाए हैं वो लघु उत्तरीय वाले प्रश्न है और जाहिर सी बात है एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके नंबर को इंप्रूव करने में सबसे बड़ा योगदान इनका रहता है। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर यहां पर सबसे पहले अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, एक ये और एक ये, दोनों आपके अलग अलग क्वेश्चन है। और इसमें पहला ये कहा है कि यदि 5, 15, x, 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात करिए, ये आपसे कहा गया। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी समानुपाती की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 5:15 ये प्रपोर्शन का साइन होता है x:105। ये चीज आपको लिख लेना। कभी भी अगर समानुपाती की बात आए तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ये चीज लिखा हुआ है। समानुपाती में होता क्या है कि इसका अनुपात इस वाले अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 5:15 को लिखें 5/15, यहां पर आप लिख लोगे बराबर x/105। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैंची वाला गुणा हो जाएगा तो ये आपका 5 × 105 इधर आ जाएगा और बट्टे का 15 यहां पे हो जाएगा और बराबर के x हो जाएगा। 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है, और 7 पचे 35 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आपकी 35 आ जाएगी। यानी आपको इसका आंसर समझ में आ गया। एक बात फिर से क्लियर कर दे, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि इसका जो बटा होता है वो बराबर होता है किसके? इसके और इसके बट्टे के। ये याद रखना, यही होता है समानुपाती के। वही सेम चीज हम लोगों ने यहां पर लिख दिया है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? सभी को समझ में आ गया होगा। इनको सॉल्व कर लो आप, सबका आंसर x बराबर 35 आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी समानुपात पर ही क्वेश्चन है कि क्या 12, 24, 24, 48 समानुपात में है। यानी आपको ये बताना है कि ये समानुपात है कि समानुपात नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको कभी भी समानुपात के बारे में कुछ जानना हो, यही तो संख्या आपको दी गई है, तो आपको करना क्या होता है कि इन दोनों का बटा इन दोनों के बटे के बराबर होना चाहिए। यानी कि 12/24 बराबर 24/48 के होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो ठीक है, नहीं बराबर है तो नहीं ठीक है। 12 एकन्नम 12 और 12 दूना 24, 24 एकन्नम 24 और 24 दूना 48। यानी कि 1/2 बराबर 1/2 के है। यानी कि ये समानुपात है। यानी कि ये क्या है? आपका समानुपात है। और अगर बराबर नहीं रहेगा तो समानुपात नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना है। बिल्कुल आपका जो समानुपात का जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं क्या है हम लोगों के पास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड की तरफ हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समझ में आ गया है? प्लीज एक बार लाइक कर देना वीडियो को अगर समझ में आ गया तो। ये आपका वर्गमूल क्या बोलते हैं, बीजगणित का क्वेश्चन है और गुणनखंड वाला क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न है। वर्गांतर व्यंजक 64x की घात 4 64x की घात 4 माइनस 81y की घात 4, इनका आपको गुणनखंड करना है। सभी लोग कोशिश करिए, गुणनखंड करिए और आंसर बताइए। गुणनखंड करिए और आंसर बताइए। रिवीजन क्लास चल रही है तो आप कोशिश करिए कि जो मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं उसका आंसर आपको आना चाहिए। एक बार आप लोग गुणनखंड करिए, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, चलिए हो गया। मैं आप सभी लोगों को 10 सेकंड का टाइम जरूर दूंगा सॉल्व करने का। अच्छा, यहां पर लिखा है 64x की घात 4, तो इस 64x की घात 4 को हम लिख सकते हैं 8x स्क्वायर का स्क्वायर। 8x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? 8 का स्क्वायर 64 और x स्क्वायर का स्क्वायर x की घात 4। ऐसे ही 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9y स्क्वायर के घात स्क्वायर। पहले बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखो तो ये आपका फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो फार्मूला होता है आपका। अब अगर हम इसको लिखें एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी यानी 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। खत्म। यही आपका राइट आंसर आ गया सबको समझ में?
सिंपल सा प्रश्न था, 1 नंबर का प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई देखो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, x की घात 4 को लिख सकते हैं x के स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे 81 को लिख देंगे 9 और y की घात 4 को लिख देंगे y स्क्वायर और इन दोनों का होल स्क्वायर। अब ये आपका a स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका b स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहां पर कंसेप्ट लग जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहां पर अगर हम a प्लस बी करें तो 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस बी करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपको उसके नीचे ही देखने को मिल जाएगा। जो अगला प्रश्न है देख लीजिए आप लोग, ये वाला द्विघाती त्रिपद व्यंजक x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए गुणनखंड लगाइए आप लोग, 20 सेकंड का टाइम दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल 20 सेकंड का टाइम है, आप लोग लगाइए, इसका गुणनखंड करिए। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर गुणनखंड का मिलेगा आप लोगों को, तो गुणनखंड आप लोग जरूर सॉल्व करिए। इसी का गुणनखंड आपको बताना है, जैसे वहां ना दिख रहा हो तो मैंने यहां पे लिख दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें इसको। देखो जब भी गुणनखंड लगाना होता है तो गुणनखंड का मतलब ये होता है, जैसे यहां पर 1x स्क्वायर लिखा है, क्या मतलब है 1x स्क्वायर लिखा है, तो यहां पर जो 1 लिखा है इसको हम पीछे वाले से गुणा करते हैं तो 25 सेकंड में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहां पर माइनस लिखा है तो हमको ऐसी 2 संख्याएं लेनी है, यहां पर ऐसी 2 संख्याएं लेनी है कि जिनको घटाने पर क्या आ जाए, 24 आ जाए और गुणा करने पर 25 आ जाए। ये होता है इसका कंसेप्ट। क्या होगा कि यहां पर अगर माइनस लिखा होगा तो हमको 2 संख्याएं ऐसी लेनी है जिनको घटाने पर 24 आ जाए और गुणा करने पर 25 आ जाए। अगर यहां प्लस लिखा होता तो हम ऐसी 2 संख्याएं लेते जिनको जोड़ने पर 24 आ जाए और गुणा करने पर 25 आ जाए, लेकिन फिलहाल अभी घटाने के लिए बोला है तो हम घटा ही देते हैं। तो ऐसी केवल 2 ही संख्याएं कि 25 माइनस 1, यानी 25 में आप 1 घटाओगे तो 24 आ जाएगा और 25 सेकंड में 25 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ x लिखा है तो आप x लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 25 को x से गुणा करोगे माइनस 25x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x सेकंडम x हो जाएगा माइनस का 25। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस 25। अच्छा इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन कर देंगे, ये भी हो जाएगा x माइनस 25। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x माइनस 25 है, यहां भी x माइनस 25 है, तो x माइनस 25 को आप कॉमन कर लेंगे तो यहां पर x बच जाएगा और यहां पर प्लस का 1 बच जाएगा। यही आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा अगर आप लोगों को गुणनखंड का अलग से क्लास चाहिए कि हाँ सर मैं ये वाला गुणनखंड नहीं बना पाता हूं या नहीं बना पाती हूं, तो मैं आपके लिए अलग से क्लास ले आऊंगा, लेकिन उसके लिए अगर आप कमेंट करोगे कि सर गुणनखंड वाला क्लास चाहिए तभी हम लेकर आएंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम इसके लिए एक अलग क्लास करवा देंगे तो गुणनखंड आप चुटकियों में सॉल्व करने लगोगे, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी अब अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा हम लोग को। देखते हैं अगली स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन भाई मेरे सभी के लिए सरदर्द होता है। ये क्वेश्चन आने के बाद ना फिर लोग थर थर कांपते हैं कि भाई ये कहां से आ गया क्वेश्चन, लेकिन परेशान न होइए, ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको कि आप कभी भी जो है घबराएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जब भी आपको गुणनखंड बनाकर कोई भी चीज सॉल्व करने को कहा जाए आपको तुरंत उसको पूर्ण वर्ग गुणनखंड बनाना है, यानी क्योंकि इन्होंने पूर्ण वर्ग की ही बात की है तो हम पूर्ण वर्ग बनाकर इनको सॉल्व करेंगे। अब पूर्ण वर्ग हम सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मेरे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सुनिए स्टार्ट करें। तो यहां पर अब जैसे ही आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो फार्मूला होता है। यानी यहां 2 होता है गुणा a होता है गुणा b होता है। वही चीज आप यहां पर देख लो, ये मान लीजिए आपका a स्क्वायर है माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम 2 लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं और गुणे का 4 लिख सकते हैं और प्लस का 15 लिख सकते हैं। भाई 8x को क्या लिख सकते हैं, 2x 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसका मतलब ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। यही तो हुआ भाई मेरे, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। यहां पर 4 है। अच्छा b का स्क्वायर क्या होता है,
सुनिए ध्यान से, b का स्क्वायर यानी कि 16 होता है। सुनिए ध्यान से भाई, b हमें 4 है तो इसका मतलब हमें यहाँ 16 तो चाहिए था, लेकिन है क्या लिखा, क्या है यहाँ पे 15 लिखा है, तो हम इसमें प्लस का 1 ऐड कर देंगे, 16 हो जाएगा, और माइनस का 1 हम घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 16 और माइनस का, ये 16 कैसे है समझ में आया बात, क्योंकि 2ab है तो ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए था ना, लेकिन यहां लिखा क्या है 15 लिखा है, तो हम इसको 16 बनाने के लिए एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं इसमें आगे। चलिए तो ये आपका हो गया इतना। अब इसमें हमको क्या करना है, अब ये अगर आप ध्यान से देखो यहां पर a नहीं लिखा है, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा है ना भाई, इसको a तो हमने वैसे ही मान लिया था, ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा अब अगर हम इनको सॉल्व करें इन दोनों को, तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और माइनस का 1 हो जाएगा, अब 1 को आप एक स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहां पर ये फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। अच्छा x माइनस 4 में 1 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस 4 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यही आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई मेरे यहां तक सबको? चलिए इनको आप कर लीजिए अगर समझ में आ गया है तो। चलिए बिल्कुल इनको आप लोग कर लीजिए, समझ में आ गया ना सबको? चलिए चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी क्वेश्चन पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन आता है कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, तब तब जो है छात्र इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बिल्कुल इसी टाइप का, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग उनको आप आराम से कर पाए। जैसे यहां पर लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसी की जगह पर मान लीजिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 को पूर्ण वर्ग बनाकर, ये प्रश्न आप लोग लिखिए जल्दी से, को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। मान लीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने ये वाला क्वेश्चन अभी करवा दिया है, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो देखो हमने आपसे क्या कहा था कि ये जो वैल्यू होती है 2ab की वैल्यू होती है, तो भाई 2 हो गया, a की वैल्यू आपकी x हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, भाई 2 3 6x हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? इसका मतलब ये आपका a स्क्वायर तो x स्क्वायर लिखा है, लेकिन b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था 9, तो यहां पर 9 नहीं लिखा है, यहां पर 9 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें इसको 9 बनाना है। अब 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 बनाने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, इसमें हम एक जोड़ देंगे और एक हम इसमें घटा देंगे। अब ये हमारा 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 1। क्लियर है? अब इतने की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी x माइनस, अब देखो यहां पर ये आपका a हो गया, 9 आपका b है ना भैया, ये 3 आपका क्या है b है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको भी आप स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख लो, तो यहां पर आपका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x माइनस 2। अब बताइए सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है? एक क्वेश्चन हमने ये करवा दिया, एक क्वेश्चन मैंने ये करवा दिया, आपका सिंपल सा जो यहां पर आंसर है वो आपका आ गया होगा। क्लियर है? क्लियर है भैया? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन में करवा देगा, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे आप कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार आप इनको और देख लीजिएगा कि हमने इसमें आखिर में किया क्या है। अगर अभी 1-2 क्वेश्चन और मिल जाएगा मुझको आगे तो मैं और करवा दूंगा, तो ये और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों के पास भी क्या है। एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और लगभग टाइप हम लोग आज जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 2 प्रश्न है इसमें, एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न है, दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों एग्जाम में आए। ये 2022 में आया था, ये आपका 2021 में आया था, इसमें ईयर नहीं पड़ा है बट ये भी 2021 में आया था। लिखा है एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगाना हो तो लगा लीजिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लगा लीजिए इसको अगर आप लगा सकते हो तो, और आंसर जरूर बताइए अगर आंसर आ जाएगा तो। बिल्कुल
बिल्कुल आंसर जरूर आप लोग टाइप करिएगा अगर आंसर आपका आ जाएगा तो। चलिए करते हैं इसको। देखो इन्होंने एक बर्तन की कोर हमको दे रखी है, कोर को आप भुजा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कोर है इसको आप भुजा मान सकते हो। अच्छा घनाकार बर्तन है तो घन का आयतन, भाई जल का आयतन का मतलब घन का आयतन। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास बर्तन है, ये घनाकार में है, तो अगर जितना इस बर्तन का आयतन होगा उतना ही आपके जल का भी आयतन होगा, याद रखना। तो बर्तन का आयतन जो है वो हमेशा जल के आयतन के बराबर होगा। चलिए अब अगर हम बर्तन का आयतन निकाल लेते हैं तो जल का आयतन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें जल का आयतन निकालना है तो सबसे पहले हम निकाल देंगे घनाकार बर्तन का आयतन। घनाकार बर्तन का आयतन, और हमेशा याद रखना जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। अब ए क्यूब की वैल्यू अगर हमें निकालना तो ए की वैल्यू मान लीजिए कितना दिया गया है, ए बराबर आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ए की वैल्यू जब 10 रखोगे तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 का क्यूब आप निकालोगे तो 10 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10, ये आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। यहां पर आपको बताना है लीटर में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 लीटर। ये याद रखना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के होता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आ गया समझ में। चलिए जितना बर्तन का आयतन होता है वही आपका जल का आयतन हो जाएगा। तो आप यहां पर 1 लीटर लिख दीजिए, यानी अगर आपको नीचे लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं जल का आयतन बराबर बर्तन का आयतन। क्लियर है। और बर्तन का आयतन यानी जल का आयतन अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, अतलग उत्तरीय में आता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 में ही ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसमें ईयर नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं। अब इन्होंने ये कहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब लोग व्यास और त्रिज्या में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। हमेशा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने हमको दिया क्या गया है, इन्होंने हमको दिया है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। आप लोगों को लगाना है तो आप अपने मन से लगाकर आंसर बता सकते हैं। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग मीटर, ये इन्होंने हमको दे रखा है। क्लियर है। अच्छा वृत्ताकार या जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, आर स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका 154 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 आपका इधर चला जाएगा, भाई इसे क्रॉस गुणा होकर 7 इधर चला जाएगा, और ये 22 आपका नीचे चला जाएगा, ऐसे यहां पे नीचे चला आएगा। अब इसको काटो तो 11 दूना 22, 11 एकन्नम 11 और 11 चौके 44, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आपका 49 हो जाएगा। तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर आर बराबर 7 हो जाएगा, और इसको हम निकाल देंगे। अच्छा ये मीटर में अगर लिखा है तो ये जो 7 आएगा ये भी आपका मीटर में आएगा, लेकिन हमको क्या आर बताना है भाई, आर हमारी क्या है, आर हमारी त्रिज्या है, लेकिन क्या हमको त्रिज्या बतानी है, नहीं, हमको व्यास बताना है। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर मैंने पहले ही आपको बता दिया है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी कितनी आई है, 7 आई, तो 7 दूनी 14, तो हमारी जो व्यास होगी वो 14 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहां पर समझ लीजिएगा भाई, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 दिया था, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दोगे, आर स्क्वायर वैसे ही रहने दो, 154 हो जाएगा।
तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 7 इधर चला जाएगा और 22 उसके नीचे चला आएगा, 11 दूना 22, 11 से काटोगे 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 7 आपको मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर 7, भाई आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 49। अब 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 मीटर हो जाएगा, तो त्रिज्या अगर 7 आ गई है तो व्यास कितना होगा, तो त्रिज्या का दुगना हमेशा व्यास होता है, आपका 14 मीटर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे यहां तक, चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास में। बिल्कुल बढ़िया क्लास है, लगभग टाइप हम आज सारे क्लियर कर देंगे, और जितनी टाइप मैं आज बताने जा रहा हूं इससे बाहर मुझे नहीं लग रहा एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है। हाँ, अति लघुत्तरीय के सारे प्रश्न आज करवा देंगे, ठीक है। बाकी जो आपके क्या आते हैं लघुत्तरीय वाले जो आते हैं उसको मैं कल की क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। 2 मैराथन छोटी छोटी ले लूंगा, हो जाएगा आपका। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, निकालिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ा टाइम दे देता हूं, लगा लीजिए, थोड़ा टाइम दे देता हूं। चलिए कर लेते हैं इसको। देखो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसका फार्मूला होता है, क्या होता है मैं बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितना दे रखा है, 3√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है उसका फार्मूला होता है √3/2a बराबर 3√3। ये होता है ऊंचाई का फार्मूला, यानी कि √3/2a। आपको ऊंचाई 3√3 दे रखी है, √3 से आपका √3 कट जाएगा तो a/2 बराबर हो जाएगा आपके पास 3, तो a बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, ए आपकी क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। अब अगर हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जब मैंने त्रिभुज वाली क्लास कराई थी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको त्रिभुज की क्लास आपको मिल जाएगी, वहां पर मैंने ये दोनों फार्मूले लिखवाए थे, यानी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसका भी फार्मूला हमने लिखवाया था आपको, ठीक है। ये देखिए क्या था फार्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला है आपका √3/2a, ये फार्मूला होता है। तो उसकी ऊंचाई का भी हमने फार्मूला लिखवाया था, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका भी हमने फार्मूला लिखवाया था √3/4a²। क्लियर है। अब √3/4 हमको मिल गया, a की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब √3/4 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो 4 9 आई 36, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 9√3। अच्छा ये सेंटीमीटर में लिखा है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी है, तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ऊंचाई का फार्मूला नहीं पता है तो फिर आपको इनको बेसिक से करना होगा। बेसिक से मतलब कि आपको फिर एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ऐसे करके ये सभी की भुजाएं ए हो जाएंगी। फिर यहां पर आपको एक लाइन खींचनी होगी, इसको हाइट निकालना होगा, बहुत बड़ा जो है यहां पर जाम हो जाएगा। और हाइट आपको दी गई है 3√3, तो यहां से सॉल्व करके फिर इसको आपको a/2 मानना पड़ेगा, इसको a/2 मानना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा फिर ये क्वेश्चन लगता है। ठीक है भैया मेरे, फिर आपको ये बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो आप सिंपल सा, आपको ऊंचाई का देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना बड़ा झाम करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी आप लगा दोगे ना तो एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा। अब वहां जरूरी नहीं कि आप वहां पे बैठ के त्रिभुज बनाएं, फिर त्रिभुज बना के यहाँ पर परपेंडिकुलर का फार्मूला लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीजों का। बस आपको सिंपल सा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई याद रखनी है, ऊंचाई की जगह पर √3/2a रखना है, काटना है, a की वैल्यू 6 आ जाएगी, उस a को उठा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले में रख देना है, आंसर आपका आ जाना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्लास लाइक कर दें, और अपने दोस्तों को भी एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अगर वो भी रिवीजन कर लेंगे तो उनका जो मैथ का डर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न समझ लीजिए कि फेवरेट है भैया डीएलएड का, ये सबसे ज्यादा डीएलएड है, और सर्वांग समता और समरूपता का जो चैप्टर होता है वहां से तो प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर हैं। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको मैं बिल्कुल ध्यान से कराऊंगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से आप इस मेरे कंसेप्ट को देखिएगा। देखो, इसको लगाने का एक ट्रिक भी होता है, अगर आपको मैं बता दूं, ट्रिक से लगाओगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, बट हम डीएलएड में ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर हम ट्रिक से लगाएंगे तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हमको ट्रिक नहीं लगाना है, ट्रिक लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए, तो हमको इसको बेसिक से करना है। जैसे दो समरूप त्रिभुज है, तो मैंने दो समरूप त्रिभुज मान लिया। मान लीजिए मेरे पास दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल रूप में एकदम बराबर होते हैं। एक समरूप त्रिभुज हमारा है ए बी सी, और एक को मैं मान लेता हूं पी क्यू आर। इसमें होता क्या है कि इसमें इनकी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसके बराबर ये होगी, इसके बराबर ये कर लो, इसके बराबर ये कर लो, मान लो ये होता है। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है कि ट्रेंगल ए बी सी, ये समरूप का साइन होता है। ठीक है, ट्रेंगल पी क्यू आर, ये आपको लिख लेना होगा। इसमें होता क्या है कि ये वाला जो ए बी है, ए बी के बट्टे में होगा पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, और इस बी सी के हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। यानी इस तरीके के रेशियो फॉर्म में ये सब बराबर होते हैं। ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर, इन सभी को मैं एक्स मान लेता हूं। ये मैं कह लेता हूं इनकी वैल्यू जो है एक्स के बराबर है। अब हम इनको अलग अलग तोड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से तोड़ो। जैसे मान लो मैंने क्या लिख लिया, हमने पहले सिर्फ ले लिया ए बी बटा पी क्यू बराबर एक्स। अभी मैंने सिर्फ इतना लिया है और इतना लिया है, मान लीजिए मैंने ले लिया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा एक्स पी क्यू। भाई ये पी क्यू उधर चला जाएगा तो एक्स पी क्यू। इसी प्रकार मैं अगर आगे ले लेता हूं, मैंने इसी प्रकार यहां पर ले लिया ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर बराबर एक्स, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पी आर हो जाएगा। क्लियर। ऐसे मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया बी सी बटा क्यू आर बराबर एक्स। इसमें इतना करना पड़ेगा, ट्रिक से लगाओगे तो भाई जाहिर सी बात है लग तो जाएगा, बट एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, एक्स क्यू आर हो जाएगा। अब हमको करना कुछ नहीं। अच्छा अब ये बताओ, जो त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा, तीनों भुजाओं को आप जोड़ दो तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। सिंपल सा अगर मैं यहां पर बताऊं, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अगर हमको निकालना है तो आप कहोगे कि भैया ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी, यही तो होगा भाई मेरे, यही तो होगा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे वो हमारा परिमाप हो जाएगा। अच्छा एक बात हमको आप बताओ, बताओगे कि नहीं बताओगे, ए बी की वैल्यू कितनी दी है। अच्छा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है हमारे पास, 40, तो यहां आप 40 रख दो। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहां पर एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है, एक्स पी आर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यू आर। अच्छा अब अगर ध्यान से देखो भाई मेरे, तो x इन तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है ना x, तो x को आप कॉमन करो, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। क्लियर है, ये आपका 40 हो जाएगा, तो 40 बराबर x। अच्छा ये आपका क्या मिल गया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, सॉरी पी क्यू प्लस पी आर, ये p है आपका, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये आपका p है, p माने पैरट। ठीक है, तो पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। अब ये क्या हो गया, ये इसका परिमाप हो गया, किसका, पी क्यू आर वाला परिमाप हो गया। तो इसकी जगह पर आप क्या रख दोगे, 50 रख दोगे। यहां तक क्लियर हो गया भाई, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, अगर इन तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो इसका परिमाप नहीं हो जाएगा, तो ये इसका परिमाप हो गया। तो यक्स बराबर हो जाएगा 40 बटा 50 के। यहां तक पहले बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, x बराबर 40 बटा 50 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है भाई मेरे।
बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो यहां तक अगर आपका क्लियर है तो x बराबर 40/50, यानी आप इसका एक जीरो काट भी सकते हो, तो x बराबर हो जाएगा 4/5 के। क्लियर है? x बराबर क्या हो जाएगा 4/5 के। लेकिन हमको बताना है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए अब इसको हम इतने में लगाते हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब ये जो x की वैल्यू है भाई, इसकी तो वैल्यू आई है 4/5 ना भैया, x की वैल्यू 4/5 आई, तो इसका मतलब हम ये लिख लेते हैं कि AB बटा PQ बराबर 4/5। AB बटा PQ बराबर 4/5, क्योंकि आपको पता है ना भाई AB बटा PQ बराबर क्या है, x है आपके पास, तो AB बटा PQ बराबर 4/5। अब अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है ना भाई, हमें ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रेंगल PQR का क्षेत्रफल इनका अनुपात अगर निकालना है तो आपका हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/25। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे? 16/25 आपका आंसर हो जाएगा। ये इतना राम कहानी आपको लिखना पड़ेगा, मैं एक बार इसको और समझाऊंगा। ट्रेंगल ABC, ये ABC है, समरूप है PQR के, तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा QR बराबर हमने x मान लिया। AB बटा PQ बराबर हमने x मान लिया, तो AB बराबर XPQ। ऐसे ही AC बटा PR बराबर x मान लिया, तो AC बराबर XPR। ऐसे ही BC बटा QR बराबर x मान लिया, तो BC बराबर XQR हो जाएगा। अब ट्रेंगल ABC का परिमाप हम निकालेंगे, तो ट्रेंगल ABC का परिमाप क्या होगा भाई, तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही आपका क्या होता है, परिमाप होता है। तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। अच्छा, ट्रेंगल ABC का परिमाप 40 दिया है, ट्रेंगल PQR का परिमाप 50 दिया है, तो ट्रेंगल ABC का परिमाप हम 40 लिख देंगे। AB की जगह पर क्या वैल्यू आई है, XPQ, AC की जगह पर XPR और BC की जगह पर XQR हमने लिख दिया। इन तीनों में x हमारा कॉमन है, तो PQ प्लस PR प्लस QR हो जाएगा। x की वैल्यू रहने दो। अब ये देखो, ये जो PQ प्लस PR प्लस QR है, ये क्या है, इन तीनों भुजाओं का योग तो है। ये हमारा कितना दिया है, 50 दिया है, तो ये 50 यहां लिख देंगे, ये 50 आपका नीचे चला आएगा, तो 40/50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो x बराबर 4/5। अब x की वैल्यू हमको 4/5 मिल गई, इसका मतलब AB बटा PQ बराबर क्या मिल गया, 4/5 हो गया। अब अगर हमें ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रेंगल PQR का क्षेत्रफल निकालना है, तो 4/5 का आपको स्क्वायर कर देना होगा। ये समरूपता का नियम होता है कि इनका जो साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। इसको मैं हटा दूं तो मैं बताऊं, ठीक है हटा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है। हमेशा याद रखना समरूप त्रिभुज, जैसे ये हमारे पास में है, ये ABC, और ऐसे हमारे पास एक दे दिया जाए PQR। तो अगर कोई भी आप ये लीजिए, कोई भी, जैसे मान लो मैंने AC ले लिया, नहीं चलो AB ले लेता हूं, AB बटे PQ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है किसके, ट्रेंगल ABC का क्षेत्रफल बटे ट्रेंगल PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसके क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये चीज आप याद रखना, ये कंसेप्ट होता है, फार्मूला होता है, इसको आप रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। सॉरी, थोड़ा कम समझ में आया होगा ना, तो थोड़ा उसको एक बार आप और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इसको हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आप जल्दी लगाइए इसको, पहले आप लगाएंगे फिर हम बताएंगे। चलिए लगाइए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बार बार कहा, अपने हर एक क्लास में कहा, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास देखते हैं, हमने कहा कि आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेकर के। अब वो त्रिभुज चाहे समकोण का होगा और चाहे वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें समबाहु लिखा होगा। जैसे अभी आपने एक ऊंचाई वाला क्वेश्चन देखा था, तो वहां पर समबाहु लिखा था कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यहां पर समबाहु तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अब आपको मैं बता दूं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई।
अब ऊंचाई और लंब दोनों सेम होता, अगर कहीं कहीं लंब लिखा मिल जाएगा तो परेशान मत होना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 दे रखा है, 1/2 गुणे क्या दे रखा है, आधार दिया है, आधार हमको 12 दे दिया है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो 2 छंग 12 और 6 अठे 48, तो जो ऊंचाई आ जाएगी हमारी वो 8 आ जाएगी, किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये मात्रक जरूर लगाइएगा आप लोग, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को एक बार। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल प्रश्न था तो इसमें टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों को भी। चलिए, एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई 124 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है यार, ये तो बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अभी हम लोग ने किया है। करिए, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। लगाइए लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग को करने हैं अभी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तो प्लीज आप लोग जो है भगिएगा मत, आराम से करिए क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही अभी जो हमने लगाया ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे आधार, वहीं से निकाल दो, एक साइड दिया ही है। ठीक है, आ गया हो आंसर तो आंसर जरूर आप लोग जो है आप कमेंट करिएगा। चलिए करते हैं। तो यहां पर क्षेत्रफल दिया गया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहां पर आप सीधा लिख लो, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज, आंसर जरूर टाइप किया करो अगर लग जाया करिए। ठीक है, क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये तो होता है आपका फार्मूला। अब इन्होंने हमको जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 2480 बराबर 1/2, एक भुजा हमको दे रखी है 124 और दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है, उसको आप x मान लो मन हो तो। 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2480 और बटे का हो जाएगा 62। अब इनको आप काट दीजिए, मैं काट देता हूं इनको, देखो 2 से काटोगे 31 हो जाएगा सॉरी, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अब 31 चौका 124 यानी ये 40 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 40, और ये आपका वर्ग मीटर में है तो यहां पर मीटर हो जाएगा, तो x बराबर आपका 40 मीटर हो जाएगा। क्लियर है भाई मेरे यहां तक? लगा लीजिए इनको आप लोग, बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई मेरे, जबरदस्त प्रश्न। लाइक कर दो वीडियो को भाई, लाइक नहीं कर रहे हो यार, एक मतलब सबसे बड़ी बात है, आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दो एक बार वीडियो को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई मेरे, ये बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा देखने में बड़ा लगता है बट ये इजी है, 2015 में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, लगाइए। देखो इन्होंने कहा है कि अच्छा चित्र इन्होंने दिया है लेकिन हमने चित्र नहीं दिया, तो मैं चित्र बना देता हूं। ठीक है, मैं चित्र बना देता हूं, ये चित्र दिया हुआ है आपके इसमें। इन्होंने कहा कि एक ट्रेंगल है एबीसी, इन्होंने कहा कि एक ट्रेंगल है आपका एबीसी,
इन्होंने कहा है ए बी के मध्य बिंदु डी और ए सी के मध्य बिंदु ई, यानी कि इनका मध्य बिंदु डी है और इनका मध्य बिंदु ई है, इनको एक लाइन मिलाती है। यदि बीसी की माप 6 हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो डीई का माप यानी ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। क्लियर है? और ये चित्र बना हुआ, ये आपको बनाना नहीं है, ये चित्र आपके क्वेश्चन में ही बना हुआ है, यहां पर था नहीं तो हमने इसको बना दिया है। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जो यहां पर बीसी होता है वो हमेशा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और बीच में कोई लाइन आपको काटती हुई नजर आएगी एकदम समांतर इसके, तो हमेशा याद रखना कि बीसी बराबर होता है 2 गुणे डीई के। ये फार्मूला होता है इस क्वेश्चन के कंसेप्ट का। क्लियर है? अच्छा, बीसी हमको 6 दे रखी है, 2 गुणे डीई हो जाएगा, तो डीई बराबर कितना हो जाएगा? डीई बराबर हो जाएगा 6/2, इनको आप काटोगे तो हो जाएगा 3, यानी 3 हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिखा है ना भाई मेरे, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक आपका क्लियर है? क्लियर है भाई मेरे यहां तक? इसको आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, अच्छा प्रश्न है। बहुत बढ़िया। चलिए हटाते हैं इसको। अब देख लेते हैं कुछ आगे क्वेश्चन और भी। अब अपने मन से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि स्लाइड आपकी खत्म हो गई, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको हम ले लेते हैं। ये मेरे पास सीरीज है आपकी, पवन वाली सीरीज है, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह पे चलते हैं जहां पे थोड़ी स्पेस हम लोगों को मिल जाए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। स्पेस के लिए कौन सा उठाएं? चलो ये उठा लेता हूं, यहां पर हमको स्पेस मिल जाएगा बहुत सारे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, क्वेश्चन है ये 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर के दो घनों को पिघलाकर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। एक बड़ा घन बनाया गया है। एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े घन का आयतन ज्ञात करिए। बड़े घन का आयतन ज्ञात करिए। आयतन ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है और ये आपके 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन आया था, सही से दिख रहा है। इन्होंने कहा कि 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़े घन का आयतन ज्ञात करिए। बताइए, अच्छा प्रश्न है। चलिए लगाइए, अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं इसको। बहुत बढ़िया, लगाइए सभी लोग। जिसका आंसर आ जाएगा वो कमेंट करिए। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर जैसे दो घड़े हैं, सॉरी दो घन हैं, एक आपका 9 सेंटीमीटर में है और एक आपका 4 सेंटीमीटर। एक 9 दिया गया है और एक आपका 4 दिया गया है। इसका मतलब सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन
पहले घन का आयतन। अच्छा, आयतन जो घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू यहां पर कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 या 729 सेंटीमीटर। ये पहले घन का आयतन हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरे घन का आयतन निकालना है। दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, अब दूसरे घन का आयतन भी क्या होगा, ए क्यूब होगा, और दूसरे घन की भुजा कितनी दी है 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो इसका मतलब जो बड़े घन का आयतन होगा वो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, भाई दोनों घन का आयतन मिला देंगे तभी तो बड़ा आयतन बनेगा। तो यहां पर हो जाएगा बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन बराबर, बड़े घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, प्लस दूसरे घन का आयतन, ये हो जाएगा आपका। अब पहले घन का आयतन कितना आया है 729, दूसरे घन का 64, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और जोड़ के जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 793 आना चाहिए, तो 793 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाक से इसको कर लीजिए और समझ लीजिए, बहुत बढ़िया, 793 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। भाई दो घनों, ऐसे मान लो दो घन के बजाय वो 3 घन दे दे, तब भी बड़े घन का आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। यानी चाहे जितने घन हो उनको जोड़कर अगर एक बड़ा घन बनाया जाएगा तो सभी छोटे छोटे घनों को आप जोड़ देंगे तो बड़ा वाला घन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई मेरे, अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको। चलिए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं जो बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आगे हम करने जा रहे हैं, हटा दें इसको। चलिए आगे जो करने जा रहे हैं बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो अगला है। आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमको कि आप लोग इन क्लास को खत्म करने के बाद आप मेरे जो परीक्षा भी यूट्यूब चैनल उसकी प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा और प्लेलिस्ट में मैथ की जो पूरी क्लासेस है उस पूरी क्लासेस में से आपको एक क्लास मिलेगी माध्यिका बहुलक वाला क्लास, ठीक है। यानी बहुलक वाली जो क्लास है उसका नाम है, थंबनेल में लिखा है बारंबारता के सारे प्रश्न, उसको आप क्लिक करिएगा, वहां पर आपको बारंबारता के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। और अगर आप उन वीडियो को देख लिए तो यकीन मानिए 4-5 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा बारंबारता में ग्राफ वाले भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनको भी आपको करना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। अब लगाइए आप लोग माध्यिका, बहुत बढ़िया। चलिए हम ही करते हैं आपको। देखो माध्यिका का 2 फार्मूला होता है अगर आपको पता हो तो। अगर सम संख्या में माध्यिका है तब उसका फार्मूला अलग होता है, विषम संख्या में अगर फार्मूला है माध्यिका है तो उसका फार्मूला अलग होता है। जैसे मान लो सम के लिए क्या होता है, जैसे अगर मान लो संख्या सम हो, अब सम का मतलब क्या हुआ, ये जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास टोटल 9 संख्या है और 9 हमारी क्या है, विषम है। तो विषम के लिए अलग फार्मूला होता है और सम के लिए अलग फार्मूला होता है। मैं यहां कर देता हूं, विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, विषम के लिए हो सकता है कि आपके एग्जाम में सम वाला आ जाए, तो विषम के लिए जो माध्यिका होती है उसका फार्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे का 2। ये किसके लिए होता है, ये सम के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ये सम के लिए होता है। विषम के लिए क्या होगा, विषम के लिए सिंपल फार्मूला है, विषम के लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। विषम के लिए होता है n+1/2वां पद, बस यही आपका आंसर हो जाता है।
ठीक है, n+1/2वां पद। लेकिन माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो नंबर्स दिए होते हैं इनको हमें आरोही क्रम में लगाना होता है। किस क्रम में? आरोही क्रम में, तभी आपका आंसर सही और सटीक आएगा। आरोही क्रम में इनको आपको लगाना होगा। आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। अब इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटी यहां पर क्या है? 4 है। 4 के बाद क्या है? 5 है। 5 के बाद आपको 7 मिलेगा, 7 के बाद 9 मिलेगा, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद फिर 15 और 15 के बाद 16। क्या 9 संख्या हो गई? 3 3 6 3 9 संख्या आपकी हो गई। अब ये विषम में है, तो विषम के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? n+1। अब इसकी माध्यिका अगर हम निकालें, माध्यिका अगर हम इसकी निकालें तो इसका फार्मूला विषम है, तो n+1/2वां पद, 2वां पद। अब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9। भाई यही तो हमारी n है, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/2 कितना हो जाएगा? 5वां पद। अब इसमें आप बताइए 5वां पद आपका क्या है? एक, कहां गया 5वां? यहां से ढूंढना है, क्योंकि जो आपने आरोही क्रम में लगाया वहां से आपको ढूंढना है। अब 5वां पद अगर हमको लगाना है तो 1 2 3 4 5, 5वां क्या आ जाएगा? 10। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भैया आ गया समझ में? तो अगर मान लीजिए यहां पर 9 संख्या ना होती, 9 के बजाय क्या होती? 10 होती, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते। अगर विषम में है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है? एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा है तो, ना किया हो अभी तक तो। चलिए समझ में आ गया, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब आते हैं, एक अगला क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हटा दें इसको। चलिए, लगभग मैंने टाइप को कवर कर रहा हूं, जो भी टाइप है। अब जैसे ये 2020 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां पर आपसे क्वेश्चन दिया गया था कि 3xy ब्रैकेट में 2x - 3xy प्लस 7y को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ये प्रश्न आपका 1 नंबर में पूछा गया था 2020 में। क्लियर है? बताइए, इसको सरल करना। अगर आपको मल्टीप्लाई आती है, मैंने मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से बताइए, तो आप फटाक से आप मल्टीप्लाई करिए इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए लगाइए, लगा रहे हो आप लोग? कोई बात, बताते हैं। अब जैसे हमको यहां पर करना हो, तो देखो हमने आपको जब गुणनखंड क्या बताया था, व्यंजकों का गुणनफल जब पढ़ाया था, तो हमने कहा था कि जिसके ऊपर कोई घात न लगी उसको हम 1 लिख लेते हैं, जिसके ऊपर कोई घात ना उसको 1 लिख देंगे। अच्छा, अगर हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा आपका? 3 दूनी हो जाएगा 6, और x की घात 1 है और x की घात 1 है, ये मिलाकर हो जाएगा x की घात 2। कोई y लिखा नहीं है तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए, माइनस लगाइए, 3 त्रिका 9। अब यहां पर x की घात 1 है, यहां पर x की घात 1 है, तो 2 हो जाएगा। यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्लस 3 सते 21, और यहां पर x तो है नहीं, तो x को आप ऐसे ही लिख दीजिए, और y की घात 2 और y की घात 1 मिलाकर हो जाएगा y की घात 3। ये आपका हो जाएगा। अब इसमें देखो कुछ आपका कट कुट रहा है, तो बिल्कुल कुछ भी कट नहीं रहा है, तो आपका सीधा आंसर जो है यही वाला हो जाएगा। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा था, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ऐसे ही एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग। हटा दें इसको, आ गया समझ में? हटा देते हैं, एक और करते हैं। देखिए एक प्रश्न और है, बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था। 2x² y ब्रैकेट में है x - y + 2, इनको भी आपको सरल करना है। ये भी आपका 2020 में ही आया था। इसको भी सरल कीजिए, सरल कीजिए। लगाइए, अच्छा प्रश्न है।
लगाया जाए। ये जेड है आपका, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपका जेड है, दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, जेड है। अच्छा यहां भी कुछ नहीं, एक एक एक, यहां भी एक। चलो अंदर गुणा करते हैं, तो यहां पर x की घात 2 है, यहां पर x की घात 1 है, तो मिलाकर 3 हो जाएगा। y तो है नहीं तो उसको रहने दीजिए, माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पर y की घात 1 है, यहां पर y की घात 1 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y जेड। यही आपका आंसर, इसमें और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। एक एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का है, मतलब वो थोड़ा उसको प्रसार करना है, उसमें करवाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, दिया गया था ये क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर के प्रसार कीजिए, ये आपको बताना है। 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर के प्रसार कीजिए। अब यह इसको प्रसार करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, हो सकता है आपको एक कंसेप्ट ना पता हो। ये कंसेप्ट यहां पर लगेगा, आपने बचपन में ही एक फार्मूला देखा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है फार्मूला, आपने बचपन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वही सेम फार्मूला यहां भी लग जाएगा। a, इसको हम a मान लेंगे, इसको b और इसको c। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, गुणा लगा दो यहां पे, प्लस 2bc प्लस 2c, और a की वैल्यू कितने हैं, 2x। सॉल्व कर लीजिए। अच्छा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, ये जेड है भैया, इसको जेड कर लेना, 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तेई 12xy हो जाएगा, प्लस 2 तेई 6 चौके 24yz हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16xz हो जाएगा। क्लियर है इतना चीजें? इतनी भाई चीजें क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था। अब अगर आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे? तो इस फार्मूले को तुरंत ही आप अपने कॉपी में, नोट्स में, जहां भी ये लिख लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई मेरे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा प्रश्न है, हटाए इसको। एक प्रश्न और कर लेते हैं, आप लोग करिए। स्क्वायर रूट 121 प्लस स्क्वायर रूट 64 माइनस 0.04 प्लस 0.16, इसका मान बताना है आपको, इनका मान बताना है। लगाइए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बिना लाइक किए मत जाना और चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोगों का साथ सेकेंड सेमेस्टर में तो है ही है, थर्ड में रहेगा, फोर्थ में रहेगा, हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। और अब की बार हम लोगों ने मैथ की क्लासेस थोड़ी लेट स्टार्ट की थी, बट अब थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोग को देर बिल्कुल भी नहीं करना है, हम लोग को बस टाइम से मैथ की क्लास थर्ड सेमेस्टर की भी स्टार्ट कर देनी है। पहले आप सेकेंड सेमेस्टर खूब अच्छे से देकर आइए, फिर करते हैं। चलिए अच्छा ये बताओ, 121 है, 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 121 का जो वर्गमूल होगा वो आपका 11 हो जाएगा।
प्लस 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, माइनस ये 0.04 है तो 0.04 का वर्गमूल 0.2 हो जाएगा, प्लस 0.4। भाई 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.4। एक बात हमेशा याद रखना, वर्गमूल में जैसे मान लो दशमलव वाला वर्गमूल आता है, जैसे मान लो आपके पास में ऐसा कोई वर्गमूल आ जाए 0.00016 और कहें इनका आप वर्गमूल बताओ, तो ऐसे वर्गमूल में आपको परेशान नहीं होना। जैसे बताओ 16 का वर्गमूल क्या होता है, आप कहोगे 4। अब बात आती है कि दशमलव कैसे लगाएं, तो दशमलव लगाने के लिए कोई भेद नहीं पढ़ना है आपको, पहले गिन लो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6, तो जितने अंक के बाद दशमलव होता है उसका आधा कर दो, तो 6 का आधा कितना होगा 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो एक तो आपका 4 ही है, 2 और 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 2 का आधा 1, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 2 का आधा 1, 1 अंक के बाद लग जाएगा। अच्छा 11 और 8 19 और माइनस 0.2 और प्लस 0.4, 19 और 0.4 को आप जोड़ोगे तो 19.4 माइनस 0.2, अब 19.4 में 0.2 घटाओगे तो 19.2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई मेरे यहां तक? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपकी जितने भी टॉपिक्स और बचे उनको मैं मैराथन के थ्रू मैं उनको कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो फिर नवीन कोई भी मतलब जो भी आपका टॉपिक है उसको मैं मैराथन के थ्रू कवर कराऊंगा। बाकी अभी एक क्लास हम लोग मैथ की और जबरदस्त लेकर आएंगे, फिर आपकी पूरी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जो बच्चे लेट जुड़े हैं यानी कि बहुत पहले हमारे चैनल पर वीडियो नहीं देखते थे, अब आए हैं, तो अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है मैथ का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ की पूरा मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, सारी वीडियोज वहां पर आपको मिल जाएंगी, जाकर आप मेरी सारी वीडियोज अगर देख सकते हैं तो आप जरूर देखें, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपेंगे। तो आप लोग जो है उस वीडियो को जरूर मतलब देख लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।